Hello everyone. We are reading the chapter number 6 of history, towns, traders and craft persons. और हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था हम्पी के बारे में कि हम्पी का आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, किस तरह की बिल्डिंग्स हैं हम्पी में और क्या उसकी इम्पोर्टेंस थी सिटी की, वो हमने रीड किया लास्ट पार्ट में। अब हम आए हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है द गेटवे टू द वेस्ट, सूरत। तो वेस्ट के साथ जो हमारा गेटवे था, यानी जो वेस्ट की तरफ जितने रास्ते जाते थे वो वाया सूरत जाते थे, तो इसीलिए बोला गया है गेटवे टू द वेस्ट, सूरत। तो लेट्स रीड अबाउट दिस। Surat in Gujarat was the emporium of Western trade during the Mughal period, along with Cambay, present-day Khambat, and somewhat later Ahmedabad. तो सूरत जो था गुजरात में है, आप सभी को मालूम है कि सूरत गुजरात में पड़ता है। तो वेस्ट के साथ जितने भी ट्रेड होते थे, जितने भी व्यापार जो है वेस्ट की कंट्रीज़ के साथ किए जाते थे या यूरोप के साथ किए जाते थे, वो वाया सूरत किए जाते थे। तो सूरत जो खंबात की खाड़ी है वो जो है वेस्ट की दिशा में है, तो खंबात की खाड़ी के रास्ते जो है ये सारे व्यापार किए जाते थे। और अब जो है खंबात की खाड़ी कहते हैं हम उसको, लेकिन पहले उसको कैम्बे कहा जाता था। सूरत वॉज अ गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया गल्फ ऑफ ऑरमुज। तो गल्फ ऑफ ऑरमुज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गल्फ ऑफ ऑरमुज जो है एक खाड़ी का नाम है यहाँ पर। मतलब जो वेस्ट एशिया से जितने भी व्यापार किए जाते थे वो वाया यानी किसके रास्ते से किए जाते थे, गल्फ ऑफ ऑरमुज के रास्ते से। सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेल फ्रॉम हेयर। सूरत को मक्का का दरवाज़ा यानी मक्का का गेटवे भी कहा जाता था। जो मक्का के लिए यात्रा शुरू होती थी, जिस तरह से हमारे धार्मिक स्थल हैं, केदारनाथ हो गया या बद्रीनाथ हो गया, हिंदुओं के काफ़ी सारे धार्मिक स्थल हैं, हम उन पर जाकर तीर्थ यात्राएं करते हैं, उसी तरह मुस्लिम्स का भी एक रिलीजियस प्लेस है मक्का, और वहाँ पर जाने का जो रास्ता था वो सूरत से होकर जाता था। और सूरत में बहुत सारे पिलग्रिम शिप्स जो थे वो सूरत से सेल करते थे, यानी सूरत से वो अपना जो सफ़र है वो शुरू किया करते थे। और द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन यानी बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के, द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड लिव्ड हेयर। तो बहुत सारी कास्ट और क्रीड के लोग जो हैं यहाँ पर रहते थे। काफ़ी सारे कल्चर्स जो थे सूरत में देखने को मिलते थे। इन द 17th century द पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट सूरत। तो जो पोर्तुगीज़ थे 17th सेंचुरी की अगर हम बात करें, जो पुर्तगाली यात्री थे या जो डच थे या इंग्लिश मैन थे, वो सारों के सारे की फैक्ट्रीज़ थी और वेयर हाउसेस थे सूरत में। अब वेयर हाउसेस गोदाम होते हैं, और फैक्ट्रीज़ भी उस समय, फैक्ट्रीज़ भी आजकल हम फैक्ट्रीज़ उन जगहों को कहते हैं जहाँ पर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं वो गोदाम ही हैं एक तरह से। यानी वो जितना भी अपना जमाखोरी करते थे इन्हीं गोदामों में, इन्हीं फैक्ट्रीज़ में किया करते थे। जो बाहर के यात्री थे वो भी। ओविंगटन हु रोट एन अकाउंट फॉर द पोर्ट इन 1689। तो ओविंगटन जो है वो एक सेलर था, या कह सकते हैं एक ट्रेडर था, जो जिसने इंडिया को विज़िट किया था, और उसने इस पोर्ट के बारे में, मेनली सूरत के बारे में लिखा है 1689 में। On average, 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. तो उन्होंने लिखा है 1689 में, किसने लिखा है, ओविंगटन ने लिखा है। उन्होंने क्या अकाउंट दिया है इसके बारे में, क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है 100 से ज़्यादा शिप्स अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे एंकर्ड होते थे, इस पोर्ट पे एंकर्ड होते थे, यानी ताकि शिप कहीं चला ना जाए तो उसको एक जगह पे फिक्स करके रखा जाता था, बांध के रखते थे बोट्स को और शिप्स को। तो कहता है कि एक समय में बहुत सारे शिप्स यहाँ पर देखने को मिलते थे, ऐसा लिखा गया है ओविंगटन के द्वारा इन 1689 में। देयर वर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। तो सूरत में बहुत सारी रिटेल्स की और होलसेल शॉप्स भी थी, जो कि क्या मिलता था वहाँ पर, कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल के लिए मेनली फेमस था सूरत। द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर जरी।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको आएगा कि सूरत किस किस के लिए फेमस था और क्या इम्पोर्टेंस है सूरत एज अ सिटी अगर हम कहें तो उसमें ये लाइन भी आप लिखेंगे, द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर दैट इज़ जरी। तो सूरत जो है वो अपनी गोल्ड लेस बॉर्डर के लिए बहुत फेमस था, क्योंकि उसके कपड़े पर एक बॉर्डर बना रहता था जो कि गोल्डन कलर का होता था, जो कि बहुत ही फेमस था। उसके बाद है द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर जरी एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में बहुत बड़ी मार्केट थी, मतलब बहुत परचेज़ किया जाता था ये वाला कपड़ा, और अफ्रीका और यूरोप में भी बहुत पसंद करते थे इस तरह के क्लोथ को। द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउसेज टू टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनाए हुए थे, क्योंकि ट्रेडर्स इतने आते जाते थे, तो काफ़ी सारे रेस्ट हाउसेस थे जिनमें वो आराम किया करते थे, क्योंकि पहले सफ़र उतने आसान नहीं थे जितने कि आजकल हैं। आजकल हम शायद एक दिन में बहुत सारा ट्रैवल करके वापस भी आ जाएं, पर उस समय में यात्रियों को ठहरना पड़ता था, ट्रेडर्स को रुकना पड़ता था, तो उनके लिए बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनाए गए थे सूरत में। देयर वर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इननम्बरेबल प्लेजर पार्क। तो बहुत सारी खूबसूरत बिल्डिंग्स थी और इननम्बरेबल यानी बहुत कई जो हैं पार्क्स थे सूरत में। द काठियावाड़ सेठ्स एंड महाजन्स हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत। जो काठियावाड़ सेठ थे, काठियावाड़ इज़ अ काइंड ऑफ वी विल से, जो काठियावाड़ एक जगह है, लेकिन यहाँ पर जो काठियावाड़ सेठ हैं वो एक प्रॉपर कम्युनिटी है, जो कि ट्रेडर्स की कम्युनिटी होती थी, और उनको महाजन भी कहा जाता था, जो कि मनी एक्सचेंज किया करते थे। हैड ह्यूज बैंकिंग हाउस एट सूरत। उनका सूरत में बहुत बड़े बैंक की तरह उनके हाउसेस थे, बैंकिंग हाउस जिन्हें कहा जाता है, जिसमें वो मनी एक्सचेंज किया करते थे। इट इज़ नॉट वर्दी दैट Surat hundis were honored in far off market of Cairo in Egypt and Bursa in Iraq and Antwerp in Belgium। तो हुंडी क्या है? हुंडी इज़ अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन। अगर कोई पर्सन डिपॉजिट करता था, अपनी मनी जमा करता था, तो उसको एक नोट दिया जाता था, लिख कर दिया जाता था कि आपने इतनी मनी जमा की है। और ये जो हुंडीज़ हैं वो बहुत दूर दूर की मार्केट में उनको जाना जाता था और वो चलती थी। द अमाउंट डिपॉजिट कैन बी क्लेम्ड अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्लिप, हम कह सकते हैं कि ये जैसे पासबुक होती है बैंक की, वैसे एक स्लिप थी जो कि जो भी डिपॉजिट करता था अपनी मनी उसको दे दी जाती थी। और कहते हैं कि यह स्लिप के बेस पे बहुत दूर दूर तक कायरो इजिप्ट में या बसरा में, इराक में, एंटीवर्प में, जो कि बेल्जियम में है, तो इन सभी जगहों पर भी व्यापार किया जा सकता था। However, Surat began to decline towards the end of the 17th century. This was because many factors, the loss of market and productivity. तो सूरत जो है कहीं ना कहीं 17th सेंचुरी में के शुरुआत में सूरत की बहुत इंपॉर्टेंस थी, लेकिन एंड होते होते सूरत बहुत डिक्लाइन कर गया, वहाँ पर ट्रेड जो है बहुत डिक्लाइन कर गया। दिस वाज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। इसके पीछे कई कारण हैं। द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज of the decline of Mughal Empire control the sea routes by the Portuguese and competition from Bombay, where English East India Company shifted his headquarters in 1668। क्योंकि 17th सेंचुरी के अंत तक जो है मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो चुकी थी और जो कंपटीशन था पोर्तुगीज़ का वो चल रहा था ट्रेड में, वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेड क्वार्टर्स इन 1668। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो हेड क्वार्टर्स थे वो शिफ्ट किए थे मुंबई में। टुडे सूरत इज़ बस्लिंग कमर्शियल सेंटर। तो जो सूरत है एक बहुत ही मजबूत कमर्शियल सेंटर था, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने शिफ्ट कर दिए थे अपने हेडक्वार्टर इन 1668 में। हम कह सकते हैं कि फाइनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी थी बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी।
उसके बाद हम बात करेंगे एक और शहर की जो है मसूलीपट्टनम। तो लेट्स रीड अबाउट दिस ऑल्सो। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम जो है इसको मछलीपट्टनम का नाम भी दिया जाता है। पढ़ते हैं शहर के बारे में। द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम लिटररी फिश पोर्ट टाउन। तो इसको फिश पोर्ट टाउन भी कहा जाता है। पोर्ट क्या होता है? जहाँ पर जहाज आकर खड़े होते हैं उनको पोर्ट टाउन बोला जाता है। Lay on the delta of Krishna River in the 17th century, it was a center of intense activity. तो जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी, ये अगर हम साउथ की बात करें, कृष्णा रिवर के डेल्टा पे ये टाउन जो है बसा हुआ था और इंटेंस एक्टिविटी के लिए जाना जाता था। जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी वो थ्रू इस टाउन के होती थी। बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्ट टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम। इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई इस जगह को, किसके द्वारा? डचेस के द्वारा और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एज इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन आंध्रा कोस्ट। तो आंध्रा कोस्ट पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोस्ट थी। कोस्ट यानी बंदरगाह थी और इस एरिया को कंट्रोल करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। बट उनके अटैम्प्ट जो है उस टाइम तो सफल नहीं हो पाए। द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाय डचेस ने अपना एक किला भी यहाँ बनवा लिया था। द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा इम्पोज रॉयल मोनोपलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स टू prevent the trade passing completely into the hands of the various East India companies. तो कुतुब शाह जो रूलर्स थे गोलकोंडा के, उन्होंने मोनोपली स्थापित कर ली थी सेल ऑफ टेक्सटाइल पे, स्पाइसेस पे और अदर आइटम्स पे। और क्यों ये मोनोपली उन्होंने मोनोपली होती क्या है? पहली बात, मोनोपली होती है एकाधिकार, यानी कि व्यापार पर किसी और का अधिकार ना होना, सिर्फ उन्हीं का अधिकार होना जो कि वहाँ पर जो मेन रूलर्स हैं उन्हीं का अगर अधिकार हो और किसी का और का इंटरफेरेंस ना हो तो हम उसको मोनोपली बोलते हैं। तो यहाँ पर गोलकोंडा के जो रूलर्स थे, शाही कुतुब शाही रूलर्स, उनकी मोनोपली थी क्या क्या बेचने के लिए? टेक्सटाइल, स्पाइसेस, यानी कोई और कॉम्पिटिटिव उनका नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ उन्हें ही अधिकार है। और ये ऐसा क्यों किया था? ताकि जो दूसरी कंपनीज़ हैं, जो दूसरे देशों की कंपनी है, वो उनको डिस्टर्ब ना कर सके, वो कोई भी चीज़ें कंपटीशन में ना ला पाएँ। Fierce competition among the various trading groups, the Golconda nobles, Persian merchant, Telugu, Komati, Chettis and European traders made the city populous and prosperous. लेकिन टाइम टू टाइम जो है दूसरे ट्रेडर्स भी अपनी चीज़ें बेचने के लिए यहाँ आते थे और ये बहुत ही अच्छी हब बन गई थी, बहुत ही पॉपुलर हो गई थी, बहुत ही फेमस, प्रॉस्परस हो गई थी, बिकॉज यहाँ से इतना ज़्यादा ट्रेड होता था। मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रॉस्परस एज द मुगल्स बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा। देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मीर जुमला, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other. तो मीर जुमला जो थे एक मर्चेंट थे जो कि मुगल्स की तरफ से उन्होंने मुगल्स को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे व्यापार के लिए, और जो डच और इंग्लिश थे उनके अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पर ट्रेड शुरू किया था। इन 1686 एंड 87 मुगल एम्परर औरंगजेब अनेक्स्ड गोलकोंडा। और ये जो गोलकोंडा को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको अनेक्स कर लिया था, या उनको अपने अधीन कर लिया था। किसने? मुग़ल रूलर ने, और नाम था उनका मुग़ल रूलर का औरंगजेब, जिन्होंने अनेक्स किया था 1686 में गोलकोंडा को। दिस कॉज द एम्पोरियम कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ if the port had connections with the production center of the hinterland. The new company traders moved to Bombay, कैलकाटा एंड मद्रास। तो अब जब मुग़ल ने इनको कंट्रोल कर लिया तो उन्होंने किसी और को घुसने नहीं दिया, तो जो ट्रेड सेंटर थे दूसरी कंपनीज़ के उन्होंने शिफ्ट कर लिया कहाँ? बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में। जो आप जानते हो कि फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो कंपनी फैक्ट्रीज़ जो लगाई थी वो इन्हीं 3 टाउन्स में पहले लगाई थी,
Masulipatam lost both its merchant and prosperity and decline in the course of 18th century, being today nothing more than a dilapidated टाउन. तो पट्टनम ने अपनी इम्पोर्टेंस खोई थी 18th सेंचुरी में, और आज भी वो कोई रीनॉन टाउन नहीं है. न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और उसके बाद जो है आपको नोट्स देंगे इस चैप्टर के. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.